तंतु से वस्त्र तक, ये आज का टॉपिक है विज्ञान सब्जेक्ट से, और यह वर्ग 6 से है। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों को फिर स्वागत करता हूं, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए मैं आगे भी नोट्स लेकर आता रहूँगा। इसमें कुछ जो कठिन शब्द हैं उसका मैं शब्दार्थ भी बताऊँगा, और इसमें जो तरह तरह के जो तंतु है, जो प्राकृतिक है और अप्राकृतिक है, उसके बारे में और उसके उपयोग के बारे में और उसके गुण के बारे में बताऊंगा। संश्लिष्ट एक शब्द है। संश्लिष्ट का मतलब होता है कृत्रिम, यानी कि मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। तागा का मतलब, धागा का मतलब तागा होता है, इसका पर्यायवाची शब्द है। आप तरह तरह के फाइबर्स देखे होंगे, जो प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों देखे होंगे। उसी के जो तरह तरह का जो तागा होता है, जो फाइबर्स होता है, तंतु होते हैं, तंतु के माध्यम से तागा या धागा का निर्माण किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं फाइबर्स है, इससे भी और इसी के जैसे और भी कई जो तंतु होते हैं, उससे हम धागा बनाते हैं, और धागा बनाई के बाद उसका वस्त्र निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो वस्त्र बनता कैसे है? वस्त्र धागों या तागों को एक साथ व्यवस्थित करके वस्त्र बनाया जाता है, यानी कि धागों को या तागों को एक जगह उसे किसी स्पेशल पैटर्न में लाके उसे व्यवस्थित करके वस्त्र का निर्माण किया जाता है। पतली पतली लड़ियों से तागों को बनाया जाता है, यानी कि पतली पतली लड़ियों से तागों को बनाया जाता है। इस पतली पतली लड़ियों को हम लोग क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। अब यहाँ पर तागा या धागा और तंतु को समझना बहुत ज़रूरी है। तागा और धागा जो है दोनों एक ही शब्द, अलग अलग शब्द है, लेकिन मीनिंग दोनों का एक ही है। और तंतु अलग चीज़ है। तंतु से धागा बनता है और धागा से फिर क्या बनता है? वो वस्त्र निर्माण होता है। ये देखिए, यहाँ सबसे छोटी इकाई जो है तंतु है, तंतु से फिर तागा या धागा बनता है, उसके बाद वस्त्र निर्माण किया जाता है। सूती, जूट, रेशमी तथा ऊन के जो तंतु होते हैं, यानी कि फाइबर्स होते हैं, वह पादपों से मिलते हैं, यानी कि पेड़ पौधों से मिलते हैं एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहा जाता है, यानी कि जो भी फाइबर्स जो पेड़ पौधों से या जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं वह प्राकृतिक माने जाते हैं। अब प्राकृतिक में कौन कौन से तंतु आ गए? वह सूती के जो वस्त्र हुए, जूट के, रेशम के और ऊन के, ये सब प्राकृतिक तंतु से बनते हैं, यानी कि पादपों से या जंतुओं से इन्हें बनाया जाता है। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। रुई, जूट को पटसन भी कहा जाता है, और पादपों से तथा ऊन जो है रेशम की जो मिलता है, और ऊन भेड़ अथवा बकरी के कर्तित ऊन से प्राप्त होता है। खरगोश, याक, ऊँटों के बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है, और रेशमी तंतु रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। यानी कि रेशम कैसे मिलता है? रेशम का जो तंतु होता है कैसे मिलता है? और रेशम का जो कीट होता है उसके जो कोकून होते हैं, कोकून से प्राप्त किया जाता है। और ऊन कैसे प्राप्त होता है? ऊन भेड़ से अथवा बकरी से मिलता है, यानी कि उसके जो बाल होते हैं उसकी कटाई के बाद वह प्राप्त होता है। और खरगोश या ऊँटों के बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। रुई कैसे प्राप्त होता है? तो रुई जो होता है यह खेतों में उगाया जाता है। और कपास के जो पौधे होते हैं उसी से रुई प्राप्त होता है, जो कि काली मिट्टी में, इसके लिए काली मृदा उपयोग होती है, काली मिट्टी में इसे उगाया या उपजाया जाता है। इसकी जलवायु उष्ण यानी कि गर्म होती है। कपास पादप के जो फल होते हैं, यानी कपास के जो गोलक होते हैं, वह लगभग नींबू के बराबर होते हैं। कपास के जो फल होते हैं वह नींबू के बराबर होते हैं। और जब पक जाता है, तो पूरा पकने के बाद इसका जो फल होता है पूरा पक जाता है, तो इसके बीज जो है फूट कर खुल जाते हैं। खुलने के बाद तब जो है कपास तंतुओं से ढके बिनौले
बीज को देखा जाता है, यानी कि उसके अंदर बीज को देखा जाता है, जो कि चारों ओर से कपास यानी कि पतले पतले तंतुओं से वो ढका हुआ रहता है, वह देखा जाता है। उसी से रुई की प्राप्ति होती है। साधारणतया कपास बौलों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी कि कपास को बॉल यानी कि उसका जो बीज होता है अंदर, उससे हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो हस्तचयन यानी कि हाथों की प्रक्रिया द्वारा उसे क्या करते हैं हम लोग प्राप्त करते हैं, यानी कि उससे निकालते हैं, चुनते हैं। तब कपास से बीजों को कंकटन द्वारा पृथक किया जाता है, यानी कि जब बीज और कपास को उसके फल से निकाला जाता है, उसके बाद कंकटन द्वारा बीजों को कपास से अलग कर दिया जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ओटाई कहा जाता है। तो आपने देखा फल हुआ, फल से बीज और कपास को निकाला जाता है, उसके बाद जो बीज होता है बीज को फिर कपास से अलग किया जाता है और अलग करने की जो विधि होती है उसको कंकटन कहते हैं। और जो पूरी जो प्रक्रिया होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ओटना कहते हैं, यानी ओटाई कहते हैं या ओटना कहते हैं। वही हम जूट की बात करें तो जूट जो पटसन का जो पौधा होता है उसे प्राप्त किया जाता है। तो पटसन के पौधे के तने से जूट निकलता, इसके फल या फूल से नहीं निकलता है, यह तने से निकलता है। और यह वर्षा ऋतु में मतलब इसकी जो खेती होती है वो वर्षा ऋतु में होती है और मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में इसे उगाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जूट की मुख्यतः खेती कहाँ होती है, तो पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में होता है। सामान्यतः पटसन का जो पौधा होता है, जो फसल होता है, वह पुष्पन अवस्था में काटा जाता है, यानी कि जब उसमें फूल आ जाता है तो उसे काटा जाता है और उसे कुछ दिन के लिए पानी में छोड़ दिया जाता है। और पानी में छोड़ने के बाद उसके जो तने हैं अंदर के वो खुद सड़ और गल जाते हैं और बाहर का उसका जो छिलका होता है वही जूट के रूप में उसे यूज किया जाता है, जिसे तरह तरह के जो थैले हैं, बैग है, कपड़े हैं, उसे बनाया जाता है। रेशों से तागा बनाने की जो प्रक्रिया को कटाई कहा जाता है, यानी कि रेशों से जो तागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कटाई कहते हैं। चरखा पर गांधी जी जोर दिए थे, जिससे हाथ से चरखे के माध्यम से कटाई हो सके और कटाई के पश्चात वस्त्र का निर्माण होता है। हमने बताया भी था कि पहले रेशों से तागा बनाया जाता है और तागा से या धागा से क्या किया जाता है, बुनाई के माध्यम से वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तागा से वस्त्र निर्माण की दो प्रमुख विधियां हैं, एक है पहला है बुनाई और दूसरा है नीटिंग यानी कि वीविंग। बुनाई तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहा जाता है, यानी कि तागों के दो सेटों को आपस में मिलाया जाता है, यानी कि तरह तरह का पैटर्न बनाया जाता है, तो उसके बाद वस्त्र का निर्माण किया जाता है। एक दूसरा मेथड है वो क्या है, वो नीटिंग है, जिसे स्वेटर वगैरह को बनाया जाता है। ये देखिए यही है, जूट का पेड़ है यानी कि पटसन है। इसके जो तने आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसी से फाइबर से निकाला जाता है। और जो ऊन है ये भेड़ के जो बाल होते हैं उससे निकाला जाता है। ये देखिए सिल्क वर्म है, इससे रेशम निकलता है। और ये देखिए शिमल का पेड़ है, इससे भी रुई निकाला जाता है। और ये है कॉटन, जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था, यही से रुई निकाला जाता है। अब रेशे दो प्रकार के होते हैं, संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशे। तो जो संश्लिष्ट रेशे है वह मानव निर्मित होता है और जो प्राकृतिक रेशे है जो प्राकृतिक रूप से जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। संश्लिष्ट रेशे में देखिए नायलॉन हुआ, पॉलिएस्टर मुख्यतः पाया जाता है, नाम आता है। और जो प्राकृतिक रेशा वो रेशम है, ऊन है और जूट है। और जब संश्लिष्ट रेशे की हम बात करते हैं तो ये जलने पर क्या होता है, सिकुड़ता है और पिघलता है तथा जलने के बाद प्लास्टिक जैसी इसकी क्या होती है, गंध आती है। संश्लिष्ट रेशे यानी कि जो मानव निर्मित रेशे होते हैं उसकी एक विशेषता है कि उससे बने हुए कपड़ों को या किसी वस्तु जब आप जलाएंगे तो सिकुड़ेगा, पिघलेगा और जलने के बाद प्लास्टिक जैसा गंध आएगा। ऊनी जो तंतु होता है, ये तो प्राकृतिक हुआ,
ऊनी, रेशमी, सूती से प्राकृतिक हुआ। इसे जलाने के बाद क्या होता है, या ऐसे भी ये सिकुड़ता है और जलता तो है मगर पिघलता नहीं है। और इसके जलाने के बाद क्या होता है, जो बाल होता है, जलते हुए बाल के जैसा इसका तीव्र गंध आता है ऊनी का। और जो रेशमी तंतु होता है, यह जलाने से पहले ही, यानी कि जब यह आग के समय पे ले जाने से पहले ही जब यह क्या होता है, सिकुड़ने लगता है और जल जाता है, परंतु पिघलता नहीं है। और जलने पर यह मांस जैसी गंध, तेज गंध देता है। सूती जो तंतु होता है, यह जलता है मगर सिकुड़ता नहीं है और पिघलता भी नहीं है, और जलने पर कागज़ जैसा यह गंध देता है। सूफी संत तथा कवि जो थे, जो कबीर थे, वह एक बुनकर थे और भारत रुई तथा सूती वस्त्रों का क्या है, प्रमुख उत्पादक है। अच्छा, तकली क्या होता है? तकली एक हस्त तकुआ जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से कटाई होता है। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।